पहाड़ पे खड़ा लखन अपने दोस्त बोधी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव यू बोधी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तभी बोधी जोर जोर से हंसने लगता है और लखन से कहता है, बस बस, अब और एक्टिंग मत कर, वरना मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे तेरी ये बेकार एक्टिंग देखकर। अपना मजाक बनते देख लखन को बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बोधी थोड़ा सीरियस होता है और उसे समझाते हुए बोलता है, देख लखन, तू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। बोल देने से कोई एक्टर नहीं बनता, उसके लिए एक्टिंग का आना जरूरी होता है। ऐसे डायलॉग सुनकर रियल लाइफ में तुम्हें कोई पास ना करे, फिर वो ऑडिशन लेने वाला जज कैसे सिलेक्ट करेगा? मेरी बात मान और ये सब चक्करों से बाहर निकल और स्टडी पे फोकस कर। उतने में रानी, तिखारी और पेठा भी वहां आ जाते हैं। तभी लखन उन सबको देखते हुए बोलता है, मुझे पता है सब, इसीलिए तो मैं मेरे अंकल को 10 लाख देने वाला हूँ। वो मुझे ऑडिशन में पास करा देंगे। उन्होंने बोला है मुझे बस एक बार फेमस हो जाऊं, फिर कौन देखता है किसकी एक्टिंग को, फिर तो चेहरे के पीछे आते हैं लोग। रानी और बाकी सब लखन की बातें सुनकर हैरान होते हैं। तभी रानी लखन को स्माइल करते हुए बोलती है, वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। मुझे भी लिखना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हारे अंकल मुझे भी फिल्मों में लिखने का काम दिलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चलना मेरे साथ जब मैं जाऊंगा। पर तुम्हारे अंकल हैं कहाँ? यहीं पर आए हुए हैं, होटल सी प्रिंसेस के रूम नंबर 204 में ठहरे हैं। आज शाम को मैं 10 लाख लेकर जाने वाला हूँ उनके पास। चाहो तो तुम लोग भी चल सकते हो मेरे साथ। उसके बाद सब लोग वापस गणेशपुरी में आ जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, सब तैयार होकर होटल सी प्रिंसेस के रूम नंबर 204 में पहुंच जाते हैं। डोरबेल की आवाज से एक आदमी अंदर से दरवाजा खोलता है। रूम के बाहर लखन को खड़े देखकर वो आदमी उसे गले से लगाकर बोलता है, अरे वाह बेटा, तुम तो एकदम हीरो दिखते हो अभी से। ये सब लोग तुम्हारे गणेशपुरी वाले फ्रेंड्स हैं। तुम सब अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। उसके बाद सब होटल रूम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब रानी और बाकी दोस्त अंकल की तरफ देख रहे होते हैं तो अंकल थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसको लगता है कि बच्चों को कहीं उसकी सच्चाई पता तो नहीं है। वो उनकी आंखों में आंखें भी नहीं डाल पा रहा, इसी डर से कि कहीं उसकी चोरी पकड़ में ना आ जाए। वो मन ही मन सोच रहा है, बस इस बार अपने इस प्लान में कामयाब हो जाऊं। अगली बार किसी मुर्गे को फंसाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया करूंगा। अंकल अंदर से पूरी तरह से घबराए हुए हैं, पर अब वो इन सब के सामने फेक स्माइल रखे हुए धीमी आवाज में लखन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और बताओ लखन, तुम्हारी ऑडिशन की तैयारी हो गई ना? वैसे तो मैं संभाल ही लूंगा। तुम 10 लाख तो लाए हो ना? जी हाँ अंकल, पर अब मुझे फिल्मों में काम तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। मुंबई में तेरे अंकल की बात को कोई नहीं टालता है, खूब चलती है। सबको अंकल की फेकू बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं,
तभी रानी अंकल से बोलती है, क्या आप मुझे भी राइटिंग का काम दिलवा सकते हो फिल्मों में? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, 10 लाख ले आओ, आपको काम दिलवाना मेरी जिम्मेदारी। रानी कुछ पल चुप हो जाती है। उसको अंकल पर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर तिखारी बोलती है, अंकल फिर तो आप रवि यादव को भी जानते होंगे। वो बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो एक फेमस डीओपी है। तिखारी की बातों के बाद अंकल को पसीने आने लगते हैं। पर लड़खड़ाती आवाज में बोल ही देते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ, कई बार साथ में काम भी कर चुके हैं। पर अंकल, मामा तो बोले थे कि मुंबई में कोई पैसा नहीं लगता, बस आपका टैलेंट देखा जाता है। अंकल पूरी तरह से डर जाते हैं और उनका चेहरा पसीने से भर जाता है। कौन है मामा तुम्हारे? रवि यादव, तिखारी जिनकी बात कर रही थी। जब किसी को एक्टिंग आती नहीं तो आप पैसा लेकर किसी को हीरो बनाने का सपना कैसे दिखा सकते हो? ये पैसा किस बात का ले रहे हो आप? हे भगवान, ये बच्चे तो सबके बाप निकले। कहाँ फंस गया हूँ इस बार में। लगता है इस बार मेरी दाल नहीं गलने देंगे ये लोग। अब कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा और उसके बाद कुछ समय के लिए ये धंधा बंद रखूंगा ताकि पकड़ा ना जाऊं। ये लोग मेरा तब तक पीछा करेंगे जब तक मेरे किए की सजा नहीं मिलेगी। पहले कैसे भी करके इनसे अपनी जान छुड़ाता हूँ। अरे देना होता है सबको, डायरेक्टर को, प्रोडक्शन को, सबको देना होता है, तब जाकर काम बनता है। रानी अंकल की तरफ गुस्से से देखते हुए मन ही मन सोचने लगती है, देखो कैसे खुद को सही दिखाने के लिए अब बाकी लोगों को बुरा बनाने के चक्कर में लगा है ये अंकल। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब खुद ही तो हो तुम। सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर फंसाते हो पहले और फिर अच्छे से लूटते हो उनको, काम दिलाने का झांसा देकर। पर इस बार अंकल आपका पाला गणेशपुरी के डेयर करने वाले हीरोज से पड़ा है। इस बार आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम। तभी पेठा बोलता है, बस अंकल, बहुत हुआ। थोड़ी बहुत दुनियादारी हम भी जानते हैं। कोई भी पैसा किसी को बिना टैलेंट के स्टार नहीं बना सकता। और हाँ, आप जैसे लोगों के लिए जेल सबसे अच्छी जगह है। मैंने मेरे पापा को पहले ही फोन कर दिया था, वो आते ही होंगे। तुम क्या लखन किसी की भी बातों में आ जाओगे? खुद पर भरोसा रखो, खुद पे काम करो। ऐसे किसी की बातों में आकर चने की पहाड़ पर मत चढ़ो। इस जैसे को रिश्वत देकर प्रूव मत कर लोगों के सामने, बल्कि खुद काबिल बनकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अब लखन अपने आप में शर्मसार होता है क्योंकि अपने दोस्तों पे भरोसा ना कर किसी बाहर वाले की बातों को सच मान बैठा था और अपने ही डेयर टू ड्रीम ग्रुप के रूल्स को तोड़ा था उसने। पर उसे इस बात की खुशी भी होती है कि एक बार फिर से उनकी वजह से बहुत से दूसरे लोगों के साथ धोखा होने से बच गया है। पेठा के पापा रूम के अंदर जाते हैं। अंकल को हथकड़ी लगाकर होटल से ले जाते हैं। एक बार फिर से रानी और बाकी फ्रेंड्स मिलकर अपने दोस्त को एक धोखेबाज से बचा लेते हैं।